हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपका एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी आप सभी के लिए जो है क्या लेकर आए हैं। केमिस्ट्री के आईएमपी सीरीज चल रही थी, उसका एक सेशन में अपलोड कर चुका था। आज दूसरे सेशन को हम करने जा रहे हैं, है ना। तो साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उस तरह से रिव्यू दीजिए ताकि हमें आगे की क्लास बनाने का जो है मोटिवेशंस मिले, है ना। अब आज जब हम केमिस्ट्री में जाते हैं और केमिस्ट्री का जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट पार्ट में चैप्टर्स का नाम है विलियन। तो कहीं ना कहीं हमें विलियन की परिभाषा, विलियन के बारे में याद होना चाहिए ना। तो साथियों, विलियन किसे कहते हैं, इस तरह की अगर आपको डेफिनेशंस आ जाती है, आज के सेशन में हम केवल डेफिनेशंस ही करेंगे। तो क्या है, दो या दो से अधिक अक्रियशील पदार्थों के कैसे मिश्रण को, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। जिसके रासायनिक संगठन को कुछ सीमा तक ही परिवर्तित किया जा सके। अगर इस तरह से आता है कि उसके रासायनिक संगठन है, उसका केमिकल फार्मूला है, वो पूर्णतः चेंज हो जाए तो क्या वो विलियन रहेगा? नहीं, उनको एक निश्चित सीमा तक ही जो है क्या होना पड़ेगा, दो होना पड़ेगा। और विलियन होते हैं, उसके दो घटक होते हैं, एक होता विलायक और एक होता विलेय। तो साथियों, जैसे मान लो एक बीकर है, इस बीकर में क्या है, कोई एक पदार्थ हमने डाला है जो बड़ी मात्रा में रहता है ना। इसमें हमने क्या करा, शक्कर डाली। मान लो कि ये हमारा दूध है ना, और हमने क्या हमने शुगर ऐड की। तो जो दूध होगा हमारा, ये दूध कहलाएगा विलायक। क्या कहलाएगा? दूध हमारा कहलाएगा विलायक। और जो हम अलग से जो ऐड कर रहे हैं, जो कम मात्रा में रहेगा, इसे हम कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे इसे हम विलेय कहेंगे, है ना। ओके साथियों, क्लियर हो गया होगा कि दो या दो से अधिक अक्रियशील पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, हम उसे विलियन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मोल प्रभाज। हम मोल प्रभाज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस मोल प्रभाज के बाद हमें क्या पढ़ना है, इन मोल प्रभाज के बाद हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम पढ़ना है। उसमें मोल प्रभाज का बहुत ही उपयोगी रहेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे माना कि, है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई विलियन है ना। जैसे कोई विलियन है, तो साथियों अभी हमने पढ़ा है विलियन किस तरह से बनता है। विलियन दो तरह के पदार्थों से बनता है, एक बनता है विलायक, है ना, और एक बनता है विलेय। मान लेते हैं विलायक के मोल प्रभाज, मोलों की संख्या कितनी है, मैं मान लेता हूं वो है m। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, तो वो है, मान लेता हूं मैं n, है ना। तो इस तरह से मुझे क्या निकालना है, मान लो मुझे विलायक का क्या निकालना है, मुझे निकालना है विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे साथियों? हम डेफिनेशन से हम जानते हैं कि क्या हुआ, पहले तो जो है उसका, तो इसके कितने मोल प्रभाज है, m, मतलब विलायक के मोल अपॉन में क्या होगा, विलायक प्लस विलेय अर्थात पूरे विलियन के। तो विलियन के कितने हैं, m प्लस n, है ना। तो ये क्या हो गया, विलायक का मोल प्रभाज हो गया। क्या हो गया, ये विलायक का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा साथियों, किसी तरह का आप डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस पर। नेक्स्ट डेफिनेशन साथियों, नॉर्मलता। तो ये जो नॉर्मलता होती है,
सॉरी, आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया कि इनके इंग्लिश भी नाम याद होना चाहिए हमें। जैसे विलियन का सॉल्यूशन होगा, है ना। और सेकंड डेफिनेशन हुई है हमारी मोल प्रभाव, तो मोल फ्रैक्शन, है ना। थर्ड है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता को कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। तो साथियों नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी, सॉरी थोड़ा सा ठीक ठाक लिख देता हूं मैं, नॉर्मलिटी, है ना। नॉर्मलिटी क्या होती है, किसी विलियन की जो नॉर्मलता होती है उसका जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की जो है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है साथियों, ग्राम तुल्यांक की संख्या होती है ना, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, नहीं, इक्विवेलेंट नंबर। तो क्या होता है साथियों, जैसे विलियन का ये हो गया 1 लीटर, तो उसमें किसके होना चाहिए, उसमें विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना। अगर आप इस तरह से याद रखते हैं कि क्या होगा कि विलेय के 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, वो हमारी नॉर्मलता कहलाती है ना। क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है, ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है वो हमारा होता है वेट, मतलब विलेय का वेट अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांक भार। क्या होता है, ग्राम तुल्यांक भार इनटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन ml में आयतन। ठीक है, ये नॉर्मलता आप लोगों को, इसको नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे किसी भी जो कोई भी विलियन है, अगर उसका ग्राम तुल्यांक की भार 0.6 है 1 लीटर में, है ना, तो उसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 0.6 n उसकी नॉर्मलता हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा साथियों। नॉर्मलता, नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता हम कहते हैं किसी विलियन का जो 1 लीटर है उसमें विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक की संख्या हो है, बस इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम नॉर्मलता कहेंगे। नॉर्मलता के बाद थर्ड है फॉर्मलता। अब फॉर्मलता को क्या कहते हैं, फॉर्मलता को कहते हैं फॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं फॉर्मलता को, फॉर्मलता को कहते हैं फॉर्मेलिटी, है ना। जब किसी विलेय का ग्राम सूत्र भार की संख्या 1 लीटर विलेयक में उपस्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मलता F इजुकल टू विलेय के ग्राम सूत्रभार अपॉन विलियन का 1 लीटर, है ना। फॉर्मलता हो गया, क्या होगी, विलेय के ग्राम तुल्यांक भार अपॉन विलियन का 1 लीटर, क्योंकि उस 1 लीटर में वो कितने उपस्थित है। ये डेफिनेशंस ट्रू फॉल्स में भी आ सकती है ना, फिल इन द ब्लैंक में आ सकती है, और सही जोड़ी में भी आ सकती है, और वैसे भी क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, है ना। थर्ड है आदर्श विलियन किसे कहते हैं, ऐसा विलियन जो राउल्ट के नियम का क्या करे, राउल्ट के नियम का नियम विलियन की सभी सांद्रताओं, सभी ताप की स्थिति में पूर्ण रूप से क्या हो, लागू हो, क्या हो, पूर्ण रूप से लागू हो। ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं, ऐसे विलियन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, ऐसे विलियन को हम, ऐसे विलियन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। अब इस आइडियल सॉल्यूशन की स्थिति में क्या होगा, इसकी 2 शर्त है कि चेंज इन वॉल्यूम जो मिक्सिंग के बाद वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब इसी तरह से
क्या हो गया, ये तो सांद्रताओं से संबंधित हो गया, अब ताप से संबंधित है मतलब हीट। तो डेल्टा एच जो है मतलब हीट में मिक्सिंग के बाद क्या होना चाहिए, क्या हो जाए, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन हीटिंग क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का चेंजेस उसमें देखने को मिलना नहीं चाहिए। अब आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि सही जोड़ी ट्रू फॉल्स में आ सकता है। C2H5Br है ना प्लस C2H5Cl है ना, एथेनोब्रोमाइड और एथेनोक्लोराइड है ना, ये एक बार और चेक कर लेना इनके नाम। इन दोनों का जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है, हमारा एक आदर्श विलयन की भांति कार्य करता है। इस तरह से भी आ सकता है कि ऐसा जो सभी ताप और सांद्रताओं पे पूर्ण रूप से राउल्ट का नियम लागू होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं, चूज इन द करेक्ट आंसर में भी आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस जो होता है। अब इसका जस्ट है अनादर्श, भाई जो क्या करता हो, जो उन स्थितियों में क्या करता हो, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो या पूर्ण रूप से उसमें राउल्ट का नियम लागू नहीं हो, मतलब वॉल्यूम इन मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हीटिंग में और कुछ ना कुछ चेंज वॉल्यूम में और कुछ ना कुछ चेंज हीटिंग में क्या आना चाहिए, आएगा, है ना। जब इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं साथियों, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस एसोटीन, एसीटोन। बेंजीन और जो एसीटोन का जो सॉल्यूशंस होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन आइडियल जो होगा सॉल्यूशंस होगा, है ना। आप इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना, ये शर्तें भी याद रखना और साथ में डेफिनेशंस भी आप याद रखना, है ना। अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से रिकॉर्डेड पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। अब साथियों अगली शर्त ये है, अगली डेफिनेशन ये है कि हिमांक में अवनमन। अब दो शब्द यहां पर आपको इंट्रोड्यूस होंगे, क्या होंगे, एक शब्द होगा इंट्रोड्यूस अवनमन, है ना, एक होगा उन्नयन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा अ से शुरू हुआ है, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉर्मूला है, अ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अ कहाँ आ रहा है, अ पहले आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ऊ पहले आ रहा है। तो इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा कि जिसमें अ पहले मतलब ये क्या है, नीचे है ना, जिसमें अ ऊ पहले आ रहा है मतलब ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर है ना। अब इस नीचे और इस ऊपर से ही मैं इनकी डेफिनेशन बना दूंगा। तो हिमांक में अवनमन मतलब क्या है, नीचे है अर्थात क्या होगी, कमी, क्या होगी, कमी। उन्नयन है अर्थात ऊपर है, और ऊपर है मतलब क्या है, अधिकता है, और अधिकता को हम क्या कहते हैं शुद्ध भाषा में, हम शुद्ध भाषा में कहेंगे वृद्धि है, क्या है, वृद्धि। इन दो शब्दों से हमारी जो है डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर है जो एक मोल अवाष्पशील विलय को 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर प्राप्त होता है। क्या है, ये उस कमी के बराबर है जब हम एक मोल, कितने मोल, एक मोल अवाष्पशील विलय को क्या कर रहे हैं, जो वाष्पशील नहीं होगा उसे 1000 ग्राम विलायक में क्या कर रहे हैं, हम विलय कर रहे हैं, मतलब घोल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम हिमांक मोलल हिमांक उन्नयन की परिभाषा पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी की जगह क्या लिख देंगे, हम उस कमी की जगह लिख देंगे वृद्धि, क्या लिख देंगे, वृद्धि के बराबर है जो एक मोल अवाष्पशील विलय के 1000 ग्राम के विलायक में विलय करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा साथियों, आपको एकदम से क्लियर ही हो गई होगी, क्या हो गई होगी,
क्लियर हो गई होगी। हो गई? क्या हुआ? क्या हुआ? वृद्धि के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो क्या होगा? 1000, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। क्या होता है प्रतिलोम परासरण? क्या होता है? जब किसी विलयन पर उसका परासरण दाब से अधिक दाब हम क्या कर रहे हैं, उस पर आरोपित कर रहे हैं, तो एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के गुणों का विलयन से शुद्ध विलायक में प्रवाह होने का जो प्रवाह होता है वाला प्रवाह विलोम परासरण कहलाता है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली आपने कहीं पढ़ी होगी, तो मैं कहूं आपने अर्धपारगम्य झिल्ली कहाँ पढ़ी थी? क्लास 10th। किसमें? कोशिका। कोशिका में पढ़ा था। कौन सी सेल? कोशिका। कोशिका में थी एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी थी हमारी? अर्धपारगम्य झिल्ली ही थी। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है साथियों? जो विलायक में से जो विलायक के अणु है जो विलयन में, उन्हें शुद्ध विलायक की ओर क्या करती है? प्रवाह करती है ना। अब अर्धपारगम्य झिल्ली की डेफिनेशन भी अब मैं अगले ही पेज में आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ से एक आइडिया क्लियर कर दिया होगा आपका मैंने। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है साथियों जिसमें विलायक के अणु ही केवल क्या कर सके? पार कर सकते हैं। सकत है, सकते हैं, क्या कर सकते हैं? केवल विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, है ना। विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं, ठीक है। विलायक के अणु ही केवल एक ही स्थिति में पार कर सकते हैं कि वो, ठीक है, विलायक के अणु पार कर सकते हैं। इसमें विलेय के अणु या आयंस इसमें से क्या कर सकते हैं? पार नहीं कर सकते। जंतु और पादक जो झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, तो वो क्या होती है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन साथियों, संपरासरी विलयन कौन से विलयन होते हैं? ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? समपरासरी विलयन कहलाते हैं। और ऐसे विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्या होती है? वो तुल्य होती है। और अगर मैथमेटिकली देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए तो उनकी क्या होगा? उनका जो मोलर सांद्रता N1 = N2 हो जाएगा, है ना। जब N1 और N2 को हम इक्वल्स लिख देते हैं तो हम जानते हैं कि मोलर सांद्रता क्या होती है। मोलर सांद्रता कैसे होती है? मोलर सांद्रता होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। फर्स्ट विलयन का = वेट अपॉन वॉल्यूम। सेकंड विलयन का मतलब क्या लिख सकते हैं हम? अगर हमें क्वेश्चंस में दे रखा हो कि ये विलयन समपरासरी विलयन है, तो हम क्या करेंगे? उनकी मोलर सांद्रताएं इक्वेट कर देंगे, है ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशंस में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, देखो सीधी बात है, अगर इस क्लास में मुझे 100+ व्यूज, है ना, और 100+ लाइक्स नहीं मिलते हैं, तो साथियों हमें इतनी मेहनत, इतनी टाइपिंग करके और इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही बताइए साथियों, हम लोग मेहनत करते हैं और स्टडी विद जीनियस आप लोगों को फ्री में जो है कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो हमारी मेहनत का बनता है ना। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों कि प्लीज़ लाइक करें, है ना। लाइक तो ज़रूर ही करें क्लास को। अगर आए हों, देखने के बाद अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक्स करके ही जाएं, ताकि इस लाइक्स से हमें क्या होता है? हमें इस क्लास से मोटिव मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छे बेहतरीन सेशंस आपके लिए क्रिएट कर पाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन प्लीज़ रिमेंबर, कि आप लोग रिमेंबर रहिएगा
कि जो 12th में जो फिजिक्स का 9th चैप्टर है वो मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। तो अपने साथियों से भी बोलिएगा कि स्टडी विद जीनियस आप लोगों के लिए एक IMP सीरीज केमिस्ट्री के लिए लेके आए हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए। अगले सेशन में हम राउल्ट के नियम पढ़ेंगे, है ना, और वांटा क्वथनांक में उन्नयन, है ना, और हिमांक में अवनमन, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोगों की क्या है हम कवर करेंगे। तो साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सेशन देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री महाकाल।